कल हम लोग जो मैथ के देखे थे, हम लोग आगे आज नया चैप्टर देख रहे हैं, संख्या पद्धति। चलिए, हम लोग संख्या पद्धति को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में जानते हैं। डिजिट अंक हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर जोड़ेंगे तो पूरा टोटल हमारे पास 10 अंक होंगे, जिसमें 0 का जो खोज था वो आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक किया था, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे। अब आइए हम अगर संख्या के बारे में देखते हैं तो अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। जैसे अगर देखिए 8 को हम उठाए यहाँ से तो एक संख्या को भी प्रदर्शित करेगा और एक अंक को भी प्रदर्शित करेगा, लेकिन वहीं अगर 34 को ले तो इसमें देखिए 2 अंक हमारे सामने आके मिल रहे हैं, 3 और 4 दोनों अंकों के मिलने से हमारा एक संख्या 34 का निर्माण हुआ। उसी तरह 124 में 3 अंक मिले हैं और 87, 60 में अगर देखें तो 4 अंक मिले हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। अब चलिए हम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो संख्या 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। देखिए, तो वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या को भी हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक को परिमेय संख्या कहते हैं और दूसरे को अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं, फिर अपरिमेय पढ़ेंगे। देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में प्रदर्शित हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में प्रदर्शित हो जहां Q बराबर नहीं हो 0 के, तथा P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कहने का मतलब है कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिखे, हम 8 को ले तो इसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो हम 1 समझ लेंगे, या P/Q के रूप में हो गया, नीचे वाला वैल्यू 0 भी नहीं है और 8 और 1 किसी दूसरे अंक से कटेंगे भी नहीं, मतलब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है। उसी तरह अगर 3/4 को देखें तो यह P/Q के रूप में है, Q बराबर नहीं है 0 के और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, यानी किसी संख्या से कटेगी भी नहीं, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन वही अगर हम 18/24 को देखें तो यह P/Q के रूप में तो है, Q बराबर 0 नहीं है, ये भी यहाँ तक कंडीशन तो सही है, लेकिन P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 6 से 3 मर्त में, 6 से 4 मर्त में कट जाएगा, मतलब यह 3/4 के रूप में आएगा, यानी सबसे छोटा रूप जो हुआ। अब यह जाके हमारा परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। बात समझ गए। अब दूसरा बात ध्यान दीजिए, हम लोग अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। देखिए, वैसी संख्या जिसे √a के रूप में लिखे तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां यह a बराबर हो हर हमेशा परिमेय संख्या के। साथ ही साथ a क्या क्या नहीं हो सकता है वह कंडीशन देखिए, a बराबर नहीं होगा 0 और a बराबर नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं √3, √3 एक परिमेय संख्या है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। √14 यह परिमेय संख्या इसलिए अपरिमेय संख्या है। 72 परिमेय संख्या इसलिए √72 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर बात करें 64 को तो 64 का अगर हम लिख सकते हैं 8 × 8, यानी इसके बाहर निकल आएगा 8। तो देखिए यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, चूंकि यह परफेक्ट वर्ग संख्या है। जो भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो वह कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है, हमारे यहाँ कंडीशन दिया गया, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। उसी तरह 36 का 6 बाहर आ जाएगा, इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए, वहीं अगर हम बात करते हैं √8/36, तो इसको हम परिमेय अपरिमेय करने के लिए सबसे पहले इसको काटते हैं 2 मर्त में, इसको 4 से काटेंगे 9 मर्त में, तो हमारा हो जाएगा 2/9, तो हमारा बाहर आ जाएगा √2 और 9 के लिए 3, यानी √3/2, तो ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और परिमेय भी देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि √a को हम परिमेय संख्या कहेंगे कब, जब यह a पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे 144/13, 144 से हम बाहर निकाल लेंगे 12 और बटा 13, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आगे बढ़ेंगे 80 को, तो यहाँ देखिए इसको सबसे पहले कटाना पड़ेगा, चूंकि कटने वाला दिख रहा है। अगर 5 से काटते हैं तो 16 मर्त में, 5 से काटते हैं 25 मर्त में। देखिए 16 और 25 दोनों परफेक्ट संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 16 का निकल जाएगा 4 और बटा कितना हो जाएगा 25 के लिए 5, यानी 4/5 आ गई, ये भी हमारा परिमेय संख्या। चलिए अब बात करते हैं अवास्तविक संख्या की। तो अवास्तविक संख्या इंग्लिश में उसको कहते हैं अनरियल नंबर।
तो अवास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो रूट के अंदर माइनस में हो, यानी रूट अंडर -1 को हम अवास्तविक संख्या कहेंगे। कब? जब यह ए हमारा बराबर हो किसके? परिमेय संख्या, यानी ए के अंदर कोई अगर परिमेय संख्या हो तो उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम मान लें रूट अंडर -1, ए का सबसे छोटा भाई क्या होगा? 1 होगा, चूंकि गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं। तो अगर 1 ले तो रूट अंडर -1 को हम नोट करते हैं आई से, इसको पढ़ते हैं क्या चीज़? आयोटा। अगर उसी तरह का है आई बराबर हो जाएगा रूट -1। अगर बात करें आई का स्क्वायर तो रूट अंडर -1 गुने -1 इक्वल टू कितना होगा? -1, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा, 2 बार एक ही रूट को गुना करेंगे हट जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि रूट ए गुने रूट ए इक्वल टू होता है कितना? 1 है। उसी तरह अगर आई के पावर अगर 3 करें तो इसका मतलब होगा आई स्क्वायर गुने आई है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1 और गुने आई से गुना करें कितना होगा? -आई हो जाएगा। वही आई का पावर 4 करें तो आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर मतलब -1 गुने -1 इक्वल टू कितना? +1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई के पावर 4 का वैल्यू हर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। आई के पावर 4 का वैल्यू 1 के बराबर, यानी यहाँ से कह सकते हैं आई के पावर 4 यूनिटी को दर्शा। अगर आई बराबर n होगा कब? यूनिटी, यानी कब? जब n बराबर हो कितना के? 4 के। यानी यह आई के पावर हमारा n बराबर 1 प्रदर्शित कब करेगा? जब n का वैल्यू कितना हो? 4 हो। बाकी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर हम लोग घातांक का नियम एक लेते हैं कि अगर a के पावर m प्लस n हो तो उसका वैल्यू होता है a के पावर m गुने a के पावर n। ये हम लोग फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं और इसी का यूज यहाँ पे करते हैं। अगर हमको दिया हो i के पावर 4n प्लस 1 तो इसको हम तोड़ के एक्सपेंड करके लिख सकते हैं i के पावर 4n गुने या 1 है तो 1। चलिए आगे बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर n गुने i। हम यहाँ से जानते हैं कि i के पावर 4 का वैल्यू हम लोग कितना प्राप्त किए थे? 1। तो i के पावर 4 का वैल्यू कितना लिख लिए? 1। i के पावर n दे देंगे गुने i। अब 1 का पावर n रहे तो कुछ भी कीजिए वैल्यू हर हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 में 1 से कितनाहू बार गुना कीजिए हर हालात वैल्यू कितना मिलेगा? 1। यही कारण है कि n के पावर 1 के पावर n है तो कभी भी वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आई से गुना करेंगे तो कितना मिल गया? i। चलिए इस हिसाब से हम यह समझ सके कि अगर i के पावर 4n प्लस 1 हो तो यहाँ 1 हमको आगे बढ़ रहा है तो हम देख रहे थे i के पावर 1 का वैल्यू कितना हो रहा था? i के पावर 1 का वैल्यू उसी को ना हम लोग कह रहे थे भैया क्या चीज़? i। तो वो क्या हो गया? i हो जाएगा। वही पावर अगर i के पावर 4n प्लस 2 मतलब 4n तक तो हम आते आते 1 पे चले गए तो यहाँ कितना बच रहा है? 2। तो उसी i के पावर 2 का वैल्यू हमको कितना मिला था? -1। तो मतलब हम कह सकते हैं कि i के पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू भी कितना होगा? -1। वहीं i के पावर 4n प्लस 3 अगर हम बात करें 3 का तो देखिए यहाँ 3 पे वैल्यू कितना आया था? -i। तो इसीलिए यहाँ भी वैल्यू कितना हो जाएगा? -i। i के पावर 4n प्लस 4n का वैल्यू कितना होगा? हर हमेशा 1 होगा। ये हमको बात को ध्यान रखना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर हम एक काम करते हैं i के पावर 1 प्लस i के पावर 2 प्लस i के पावर 3 प्लस i के पावर 4, जरा इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए बहुत अच्छा लगेगा। अगर i के पावर 1 कीजिएगा तो इसका वैल्यू i हो जाएगा। i के पावर 2 कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। i के पावर 3 कीजिएगा तो इसका वैल्यू -i हो जाएगा। i के पावर 4 कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? +1। देखिए यहाँ +-1 अगर हम लोग देखें तो यह +-1 कट जाएगा, i से भी +- कट जाएगा, बराबर कितना हो गया? 0। यहाँ से एक हमको बात समझ आया कि i के पावर 1 प्लस i के पावर 2 प्लस i के पावर 3 प्लस i के पावर 4 बराबर 0। मगर अगर लगातार i का पावर अगर जोड़ में 4 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0। जैसे अगर हम कह सकते हैं i के पावर 4n प्लस 1 प्लस i के पावर 4n प्लस 2 प्लस i के पावर 4n प्लस 3 प्लस i के पावर 4n प्लस 4 अगर लगातार
4 तक गिनती हमारे पास दिया तो उसका वैल्यू हर हमेशा कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। इस पर चलिए हम लोग आगे एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि आई के पावर 63 प्लस आई के पावर 64, आई के पावर 65 प्लस आई के पावर 66। इस क्वेश्चन को देखते ही गोलू काफ़ी खुश हुआ और इसका आंसर लिख दिया कितना? 0। अब कोई पूछा क्यों, तो बोला देखिए आई के पावर जो 63, 64, 65, 66 लगातार 4 संख्याएं हैं। हम पीछे पढ़े थे कि अगर कोई भी आई के पावर 4 लगातार संख्याएं हो जाए तो उसका वैल्यू हर हमेशा कितना होगा? 0। तो हमको बनाना ही नहीं है, बस काम कर लिया। तब तक आगे उसके एक और क्वेश्चन दे दिया आगे, अच्छा गोलू ये बताओ, इसको बना दे, इसको बनाओ। तो फिर इसको बनाया, दिमागी लड़का था, ये दिमाग लगाया, देखा कहा कि 243, 44, 45, 46 यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लगातार संख्याएं हैं, मतलब इन सभी का वैल्यू कुछ भी करो हर हमेशा 0 पाओ। लास्ट में हमारा बच गया ही, जो करना है इसी पे करना है। अब देखा हुआ 264 को भाग किया 4 से, चूँकि जो भी इसमें काम करना था 4 से करना था, वो 4 से भाग किया और 4 से भाग करने के बाद वो पाया कि 6 चौका 24 के 4 2 और 6 चौका 24, यानी 4 से पूरा कट गया। और वह जानता था कि आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब यह 4 से डिवाइड इसका वैल्यू कितना? 1। तो पूरे का आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। बाकी हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग फिर आते हैं अपने वास्तविक संख्या पे। उसमें पहला हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या के। देखिए जनरली जब बच्चा जन्मता है तो गिनती 1 2 3 से ही गिनना शुरू करता है। इसी तरह गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 आगे बढ़ते तरफ अनंत तक, यानी इन्फिनिटिव तक। इन्फिनिटिव का यह हमारा संकेत हो गया। चलिए इसको संकेत में हम कैपिटल N से निरूपित करते हैं। इसका रूप होता है x, x + 1 x + 2। इसके कहने का मतलब यहाँ पे हो गया हमारा, जैसे अगर हम ले लेंगे 5, अगला 6 7, इस तरह हमारा बढ़ते चला जाए। देखिए 5 में 1 जोड़िए, फिर 5 में 2 जोड़िए, इस तरह कोई भी आप नंबर उठाइएगा तो वो हमारा x होगा, उसमें 1 जोड़िए, अगला पद को याद करने के लिए 2, इस तरह बढ़ते चलो, ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये इसका यूज कब होगा? जब क्वेश्चन में दिया होगा कि 3 प्राकृत संख्याओं का योग अगर 7 हो, तो उसमें पहला संख्या x, अगला x + 1, अगला x + क्या मान लेंगे? 2। आगे चलिए पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको यानी 0 सहित प्राकृत संख्या को हम लोग होल संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ केवल 0 जोड़ लीजिए, बाकी सेम। तो 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। इसको संकेत में हम लोग W से निरूपित करते हैं, पहला लेटर है, और रूप भी सेम वही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बढ़ का ही संख्या आ रहा है, इसीलिए इसका रूप भी x + 1 x + 2 हो जाएगा। अगला हम लोग आते हैं पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। चलिए यानी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सहित प्राकृत संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए धनात्मक 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ऋणात्मक -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक और 0। तो यह पूरे को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। अगर रेखा पर दर्शा दे तो इसी को हम लोग कहेंगे संख्या रेखा, यानी नंबर लाइन। चलिए अब इसका एक और हम सबसे महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि यह जो साइन है यह बढ़ते क्रम को दर्शाता है। मतलब कि अगर हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़े तो वैल्यू क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर 7 और 31 में कहा जाए कौन बड़ा है, तो पहला हमारा 7 पड़ेगा, बाद में 31 पड़ेगा, तो इसका मतलब 31 आगे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे 31 क्या हो गया? बड़ा हो गया, क्योंकि बढ़ते क्रम में। -8 और -7 में कौन बड़ा है? देखिए तो -8 यहाँ पड़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक की तरफ जाएंगे तो 7 पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 7 क्या हो गया? बड़ा हो गया। -4 और -2 में कौन बड़ा है? देखिए तो पहले -4 पर, आगे बढ़ते जाएंगे, खटखट यहाँ पहुँचेंगे तब हमारा मिलेगा क्या चीज़? -2। मतलब आगे बढ़े तो बढ़ते क्रम तो कौन वैल्यू ज़्यादा हो गया? यानी 2। ऐसे भी हम लोग समझते हैं कि जिसके पास ज़्यादा ऋण हो वो सबसे कमज़ोर होता है, जो कम ऋण लिया वो क्या होता है? मजबूत होता है। चलिए अब 0 और -4 में कौन बड़ा है? देखिए यहाँ -4, यहाँ 0 है, तो आगे बढ़ेंगे तो 0 मिलेगा, मतलब 0 ही क्या हो गया? बड़ा हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि ऑल निगेटिव पूर्णांक हमारा क्या होता है? 0 से छोटा होता है। यानी धनात्मक को हम +i से निरूपित करते हैं, ऋणात्मक को -i से। अब यहाँ कह सकते हैं कि ऑलवेज ऋणात्मक संख्या
लेस देन 0, यानी 0 से हमेशा छोटी होती है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं सम संख्या के बारे में। उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवन नंबर, और हम लोग इसे जनरली जानते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। पहचान की इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो। एग्जाम्पल तक यहाँ देखते हैं 84, इकाई अंक पे 4 है तो सम संख्या हो गया। यहाँ 7 है तो नहीं होगा चूंकि इसमें नहीं दिया गया। 0 है तो यह सम संख्या हो गया। इसका सूत्र होता है 2n, जहाँ n बिलोंग्स टू i, यानी n जो है सदस्य होगा पूर्णांक संख्या का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको अगर हम आप लेके चलिएगा तो n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 मिलेगा, n का वैल्यू 2 रखिएगा 4, n का वैल्यू 3 रखिएगा 6, n का वैल्यू अगर आप 4 रखिएगा तो 8, इस तरह बढ़ते चला जाएगा। इसका भी अगर रूप की बात करें तो x प्लस 2, x प्लस कितना 4, यानी 2 बढ़ेगा। हर हमेशा कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। चलिए विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं जिसमें 2 से भाग न लगे, तो न लगे उसकी इकाई अंक की पहचान क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 9। एग्जाम्पल देखते हैं 84, इसमें 4 नहीं है तो यह हमारा विषम संख्या नहीं है। यहाँ 3 है मतलब यह विषम संख्या है, यहाँ 1 है यह विषम संख्या है। इसका सूत्र कहते हैं अगर 2n-1, जहाँ n क्या है, पूर्णांक संख्या है। एग्जाम्पल तब अगर 1 लीजिएगा तो 2 दूनी 2, और 1 घटाइएगा तो कितना होगा 1। अगर 2 लीजिएगा 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3 लीजिएगा 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 4 लीजिएगा 8 में से 1 गया 7। इस तरह हमारा कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। इसी का अगर हम रूप की बात करें तो पहला x, अगला x प्लस 2, अगला x प्लस 4। क्यों, क्योंकि देखिए हर हमेशा 2 संख्या बढ़ रही है, इसलिए 2 बढ़ा के हम लोग लेते चले जाएंगे जब अननोन फैक्टर हमको ज्ञात करना। मतलब कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों का रूप सेम ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इंग्लिश में उसको कहते हैं प्राइम संख्या। कोई भी संख्या भाज्य संख्या रूढ़ संख्या है उसके लिए 2 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन कि जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे, और दूसरा कंडीशन है कि जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कहने का मतलब अगर हम 4 की बात करें तो 4 में देखिए 1 से भाग लगेगा, 2 से और 4 से भाग लगेगा। तो इसमें हमारे हिसाब से कहने का मतलब क्या था, 1 और स्वयं से लगे, लेकिन इसमें 1 और स्वयं के अलावा 1 2 से भी लग गया। इसका मतलब होगा अभाज्य संख्या नहीं है। वहीं अगर हम बात करें 5 की तो 5 में 1 और 5 के अलावा किसी में भाग नहीं लगता है, तो 1 से भी लग गया और स्वयं से भी लग गया, मतलब यह अभाज्य संख्या है। अगर बात करें दूसरी बात को, सिर्फ 2 गुणनखंड हो तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2। तो देखिए इसमें 2 नहीं, 1, 2, 3 गुणनखंड आगे भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम 7 को लिखे तो 1 गुने 7, देखिए सिर्फ 2 गुणनखंड आए तो यह हमारा अभाज्य संख्या है। उसी तरह 9 का देखेंगे तो 1, 3, 9 से लगा, यानी 2 से अधिक इससे भाग लग गया, अभाज्य संख्या नहीं है। गुणनखंड 2 से अधिक हो गया 9 का, अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब अभाज्य संख्या अगर हम लेके चले तो क्या होगा, पहला 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। इसमें एक सबसे बड़ा बात ध्यान में रखिएगा, 2 ही एक एकलौता जो है सम अभाज्य संख्या है। अगर हमसे कोई पूछे सब अभाज्य संख्या कौन है तो 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो भी कितना होगा, 2 होगा। चलिए इसका जो सूत्र होता है 6k प्लस -1 होता है, या इसी को हम लोग कभी कभी इस रूप में भी एग्जाम में पूछता है, यानी 6k + 1 और 6k + 5। अब बात समझिए, जैसे हम लोग 23 को लिख रहे हैं तो 6 गुने 4 - 1 बराबर 23 हो जाएगा। तो किस रूप में बैठ गया, 6k प्लस -1, ठीक नहीं, जैसे 23 को हम देख रहे हैं तो 6 गुने 4 - 1, यानी 6k -1 के रूप में आ गया। इसी को चाहे तो लिख सकते हैं 6 गुने 3 + 5। तो देखिए 6k + 5 के रूप में भी आ गया। तो इसका मतलब 23 है, इस रूप में भी, इस रूप, मगर इसी दोनों का यह एक सम्मिलित रूप है। 17 का देखिए 6 गुने 2 + 5, ये भी अभाज्य संख्या है, इस रूप में आ गया। 19 भी अभाज्य संख्या है तो इसको लिख सकते हैं 6 गुने 3 + 1, ये भी एक अभाज्य संख्या, इस रूप में बैठ गया। चलिए अब हमारे क्वेश्चन में जो प्रश्न आते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, उसको पहचाने। जैसे कहेगा x अभाज्य संख्या है, तो कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कब होगा,
उसके लिए शर्त है कि x का जो वैल्यू हो n स्क्वायर से कम हो, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और n से छोटी अभाज्य संख्या से x विभाजित नहीं हो। ध्यान रखिएगा, n से क्या चीज, छोटी अभाज्य संख्या से जो x है वो विभाजित नहीं हो। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे चलिए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 241 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। जो पीछे हम लोग थ्योरी दिए थे n स्क्वायर ग्रेटर देन x, जबकि वहाँ गलती से लिखा गया था n स्क्वायर लेस देन x। इसको आप कट लीजिएगा, इम्प्रूवमेंट करके बना लीजिएगा कि n स्क्वायर बड़ा होगा किससे, x से। अब देखिए, कहने का मतलब है कि 241 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। इसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं किस संख्या के स्क्वायर से यह छोटा है। तो जैसे मान लीजिए कि हम अगर लगते हैं 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, अभी भी यह बड़ा है तो हम कर देते हैं 16 का स्क्वायर से यह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और 16 से छोटा कौन कौन अभाज्य संख्या, उसको लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब चेक करते हैं क्या इनमें से यह विभाजित है अथवा नहीं। तो 2 से विभाजित नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है और 13 से, मतलब यह किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि एक अभाज्य संख्या है। अगर वही इनमें किसी से भी विभाजित हो जाता तो यह अभाज्य संख्या नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, 173 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। यह किस संख्या से छोटा होगा, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, इससे यह क्या होगा, छोटा होगा। यानी 173 14 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या आप देखिए कितना, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इनसे भाग कीजिए, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा और 13 से नहीं लगेगा। अगर किसी से भी नहीं लगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। एक लड़का आया और बोला कि सर जरा चेक करके बताइए कि 232 है कि नहीं। तो हमने कहा चलो तुम्हारा ही काम करके देखते हैं और n स्क्वायर के रूप में सजाते हैं। तो इसको कैसे सजाएंगे, 16 का स्क्वायर 200 कितना, 32। इससे छोटी कितना होगा, 2 होगा अभाज्य संख्या, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। देखिए 2 से ही हम देखें तो भाग लग गया, मतलब पहला ही अभाज्य संख्या से भाग लगे, इसका मतलब होगा कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी हम लोग देखते हैं विभाज्यता के नियम। देखिए 2 के विभाज्यता के नियम, यानी विभाज्यता किसको कहते हैं, यानी किसी भी संख्या को देखते ही हमको पता चल रहा है कि उस संख्या में 2 से या 3 से या 5 से या 10 से विभाज्य होगा कि नहीं, पूरा भागा नहीं करना पड़े। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या की इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो जाए तो उसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे हम 36 देखते हैं, इकाई अंक पे 6 आ गया तो इसमें 2 से पूरा भाग लगेगा। भाग आप करके देखिए तो भी 18 गुना 36 पूरा लग गया। वहीं 37 अंक पे 7 है लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिया गया शर्त में, मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 43 3 नहीं दिया गया, नहीं लगेगा। 46 6 दिया हुआ, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। ठीक उसी तरह इकाई अंक से संबंधित एक संख्या होता है 5। 5 से विभाज्यता के नियम में वही कहता है कि इकाई अंक पे 0 या 5 हो तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा। जैसे 15 की इकाई अंक पे 5 है तो लग गया, 305 5 है तो लग गया, इसमें 3 है इकाई अंक पे तो इसमें भाग नहीं लगेगा। यहाँ देखिए इकाई अंक पे 2 है तो यह पूरी संख्या में भी 5 से भाग नहीं लगेगा। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 हो उसमें 2 और 5 दोनों से भाग लगता है। क्योंकि यहाँ देखिए 0 है तो भी 2 से लग रहा है और 0 है तो 5 से भी लग रहा है। मतलब हम कह सकते हैं अगर 150 में बात करें तो 2 से ही भाग लगेगा और 5 से ही भाग लगेगा। आगे चलिए, 10 के विभाज्यता के नियम भी कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 हो, केवल 0, क्या हो, केवल 0, तो उसमें 10 से भाग लगेगा। जैसे 35 में 0 नहीं है तो नहीं लगेगा, 405 में नहीं है 0 तो नहीं लगेगा, यहाँ 0 है तो लग जाएगा, 2600 में 0 है तो लग जाएगा। अब यहाँ से एक बात वही उभर के आ गई कि जिस संख्या की इकाई अंक पे 0 उसमें 2, 5 और किससे 10 से भी लग जाएगा, मतलब 150 में भी देखेंगे तो 10 से ही भाग लग गया। चलिए अब पढ़ते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। तो कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कितना है 183, इसको अंक को जोड़िए, अंक को जोड़ना है तो 1 + 8 + 3 बराबर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12। 12 में 3 से भाग लग जाता है, इसका मतलब कि 183 में भी 3 से भाग लग जाएगा।
बात करते हैं 109, तो 1 + 0 + 9 = 10। 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, मतलब कि 109 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। बात करते हैं 9 से विभाज्यता के नियम, तो सेम 3 का जैसा ही होता है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो उसमें 9 से पूरा पूरा भाग लगता है। आइए इसके अंक को जोड़ते हैं, तो 1 + 7 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। 10 में 9 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 172 में भी 9 से भागा नहीं लगेगा। इस संख्या को देखते हैं, तो 1 + 8 + 7 + 2 सभी को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 18। कितना होगा 18। तो 18 में भी 9 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब कि यह पूरी संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा। देखिए 4 से विभाज्यता के नियम कहता है अगर कोई भी संख्या दी गई हो उसका इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या में 4 से पूरा पूरा भाग लगता है। जैसे इस संख्या को देखते हैं तो इकाई अंक कितना है 4, दहाई अंक कितना है 6, दोनों को देखेंगे तो 64। 64 में 4 से भाग लग जाएगा, मतलब कि यह पूरी भी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। यही अगर इस संख्या को देखें तो इकाई अंक 6, दहाई अंक 5, दोनों से बनी संख्या 56। 56 में 4 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब यह पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। वहीं देखिए अगर इस तो यहाँ इकाई अंक 2 और दहाई अंक 8, दोनों से बनी संख्या 82 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब यह पूरी भी संख्या में 4 से भाग नहीं लगेगा। नोट एक हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई यानी अंत 2 शून्य से होता हो तो उसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे देखिए यहाँ 2 शून्य अंत में है तो इसमें बिन देखे ही हम कह देंगे इसमें 4 से भाग लग जाएगा। इसमें देखिए अंत में 2 0 है तो हम कह देंगे इसमें 4 से भाग लगेगा। लेकिन जहाँ 1 0 हो वहाँ पे हम लोग यही नियम लगाएंगे और दोनों के लिए इकाई दहाई जोड़ के देखेंगे। 70 में 4 से भाग नहीं लगेगा, मतलब पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं लगेगा। इसी के जैसा 8 का विभाज्यता के नियम होता है, उसमें फर्क इतना ही होता है कि कोई भी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों से बनी संख्याएं अगर 8 से विभाजित हो तो पूरा पूरा भाग 8 से लगेगा। अब आइए यह दोनों को हम चेक करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 8 से भाग कीजिए, 8 हमारा 72, कितना बच गया 4 और 2 42, इसमें 8 से भाग नहीं लगेगा, मतलब पूरी भी संख्या में 8 से भाग नहीं लगेगा। चलिए इस संख्या को देखते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 8 से भाग कीजिए, 8 × 64, 1 बच गया, 8 दूनी 16 और इसमें भाग लग गया, मतलब यह पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। चलिए इस संख्या को देखते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 8 से भाग कीजिएगा तो 64 बच गया, कितना 3, 8 यानी 8 से भाग लग गया, तो इसका मतलब यह पूरी भी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। अब एक नोट इसमें भी देखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 3 0 आ जाए तो उसमें 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 3 0 है, 8 से पूरा भाग लग जाएगा, यहाँ पे 3 0 8 से पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन जहाँ आ जाएगा 2 0 उसको तीनों अंक को मिला के देखिएगा, तो इसमें देखने के बाद 100 में 8 से भाग नहीं लगेगा तो पूरी संख्या में नहीं लगेगा। यहाँ 3 है तो इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा। चलिए अब देखते हैं 6 के विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या में 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए वही संख्या में 6 से भाग लगेगा। किससे 2 और 3 से। चलिए देखिए अगर 36 को देखते हैं तो इकाई अंक पे 6 होने के साथ साथ इसमें 2 से भाग लग जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 6 कितना 9, 9 में 3 से भाग लग जाए, मतलब कि इस संख्या में 3 से ही भाग लग जाए। देखिए 2 और 3 दोनों से भाग लग गए, इसका मतलब इसमें 6 से भाग लग जाएगा। इसको चेक करते हैं, इसके इकाई अंक पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, मतलब इसमें 2 से ही भाग नहीं लगेगा, तो इसका मतलब कि इसमें 6 से भी भाग नहीं लगेगा। किसी एक से नहीं लगा तो उसमें भाग नहीं लगेगा। इसमें ये देखिए इकाई अंक पे 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 से भाग लग गया। इसको जोड़ के देखेंगे तो कितना होगा 7 0 2 = 9, 9 में 3 से भाग लग गया, मतलब 3 से भी लग गया। जब दोनों से लग गया तो इसमें 6 से भी भाग लग जाएगा। अब देखिए 11 का विभाज्यता के नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी गई हो उसका सम स्थान और विषम स्थान का अंतर अगर 0 या 11 दोनों में से कोई आ जाए तो उसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगता है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। आइए अगर गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 को हम कहेंगे विषम संख्या और 3 को कहेंगे विषम संख्या, तो यह दोनों कौन संख्या हो गया विषम हो गया। तो अगर हम विषम का अगर योग निकाले तो कितना होगा भैया विषम का 7 + 7 = 14।
ऊपर अगर देखते हैं सम, तो देखिए 1 2 2 पर आएगा सम, आगे बढ़ेंगे तो 3 4 पे आएगा सम, तो यहाँ कितना आएगा 8 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो कितना 14। अब इसका अंतर ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम और विषम का अंतर होना चाहिए 0 या 11, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0। देखिए जैसे आ गया 0, इस पूरी संख्या में 11 से भाग लग जाएगा। या अंतर 11 आता है या 11 का पहाड़ा, जैसे 22 आए 33 आए तो भी समझिए उसमें 11 से भाग लगेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ऊपर हम लोग लेते हैं सम, तो सम लीजिएगा, देखिए नीचे ले लेते हैं हम लोग क्या चीज़, विषम, जोड़ा बनाइए, तो विषम 1 विषम और यह विषम, 3 विषम मिला, कितना हुआ 1 प्लस 0 प्लस 6 बराबर कितना 9, सॉरी 7 हो जाएगा यहाँ पे। आइए सम की बात करते हैं, तो कितना मिला आपका 3 प्लस 7 बराबर कितना 10, दोनों का अंतर कितना होगा 3, ना ही 0 है ना 11 है, तो इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके इकाई अंक का दुगुना, कितना इकाई अंक का क्या करना है दुगुना करके बची हुई संख्या से घटाए। यह घटाने की प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि वह 0 हो जाए या 7 से विभाजित हो जाए। तो उस कंडीशन में वो संख्या से 7 से पूरा क्या लगता है भाग लगता है। चलिए इस समझने के लिए देखते हैं, इसका इकाई अंक कितना है 4, इकाई अंक का क्या करना है दुगुना, तो 4 दूनी 8। अब बची हुई संख्या से घटाइए, तो 8 को हम इससे घटाते, बची हुई संख्या भी यही ना बच गया, तो इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 70। देखिए 70 में हम 7 से पूरा भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। एक बार और समझिए, इस क्वेश्चन समझते हैं। इसका इकाई अंक 5, तो इसका दुगुना कीजिएगा 5 दूनी 10। अब बची हुई संख्या हमारा यही है, इससे घटा दीजिए, कितना हो गया 6, इसको घटाएंगे 3, इसका देखिए अभी ना ही तो 0 है ना 7 से भाग लगेगा, तो यह प्रक्रिया का रिपीट करना। फिर इसका इकाई अंक कितना है 6, अब इसका दुगुना कितना होगा 12 को इसमें से घटा लीजिए 1 2, अब 21 आ गया, तो अब इसमें 7 से भाग लग जाएगा, मतलब यह पूरी संख्या में भाग लग जाएगा 7 से भाग लगेगा। चलिए 2 नोट हमारे सामने दिया गया है कि अगर यदि एक ही अंक की 3 बार पुनरावृत्ति हो या 3 का गुणज, तो अगर दोहरा दिया जाए तो वह संख्या में 3 या 37 से भाग लगता है। जैसे 3 3 3 2 2 2, या एग्जाम्पल के रूप में हम लिख ले 3 का गुणज, एक ही संख्या को 3 बार करें, 9 बार करें, 12 बार करें, मतलब 3 का गुणज का मतलब वो 3 का पहाड़ा में अगर पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाए तो उसमें 3 या 37 से भाग लगेगा। दूसरा नोट कहता है अगर एक ही अंक को अगर 6 बार दोहराया जाए या पुनरावृत्ति किया जाए तो उसमें 3 7 11 कितना 13 या 37 से भाग लगता है, यानी इसमें से किसी से भी भाग लग जाएगा। जैसे देखिए इसको हम 6 बार कर दिए, या इसी को 12 बार लिखें, 5 5 अगर 6 बार लिखे, 12 बार लिखे, 18 बार लिखे, 24 बार लिखे, तो इन सभी से उसमें क्या लगेगा भाग लगेगा। किससे 3 7 11 7 13 और 37। बाकी इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में लेंगे।